ये जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह करूंगी, मंत्री जी आप स्टेज पर आएं। और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं राव नरवीर सिंह जी, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी सर स्टेज पर आएं और मंत्री जी का स्वागत करें, फेलिसिटेट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मेरी सहयोगी शिवांगी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज स्टेज पर आएं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया दीपिका। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है, आप ही के गुड़गांव में आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कहाँ से शुरू करें? बादशाहपुर से शुरू करें, गुरुग्राम से शुरू करें? जिस तरह के आपके महकमे हैं, मंत्रालय आपके पास है, मुझे लगता है एनरोचमेंट से शुरू कर देता हूं, क्योंकि भाट साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं कि ऐसे अधिकारी आपने यहाँ छोड़ रखे हैं कि जो लगातार अपना जो पीला पंजा है ना, यूपी के पीले पंजे की तो बात बहुत होती है, लेकिन गुरुग्राम में भी अब पीला पंजा चल रहा है। और मुझे आपकी एक पहली स्पीच भी याद आती है, जब मंत्री बनकर आप पहुंचे थे, आपने कहा था कि इस बादशाहपुर को, इस गुरुग्राम को मैं किसी भी अवस्था में नहीं रहने दूंगा। ना ठीक बात है, जब सरकार बनी तो मैंने कई वायदे किए थे लोगों से। उसमें ये कहता कि गुड़गांव को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। तो उसके बारे में गुड़गांव में बहुत इंक्रोचमेंट थी और कुछ अब भी है। तो यहाँ 3-3, 4-4 अफसर रहते हैं गुड़गांव में, जीएमडीए का अलग, नगर निगम का अलग, एचएसवीपी का अलग। तो जब भी किसी को टेलीफोन करते तो कहते साहब ये उसका इलाका पड़ता है, उसका इलाका पड़ता है, तो वो काम जल्दी हो नहीं पाता था। तो हमने सोच के फैसला किया कि इसका एक नोडल अधिकारी नियुक्त हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई गुड़गांव में सरकारी जमीन कई हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे लोगों का कब्जा है। तो मैंने कहा भाई एक नोडल अधिकारी होगा तो गुड़गांव को अच्छा स्वरूप दे सकेगा और उसकी काम भी ठीक रहेगा। तो फिर एक अच्छा अफसर चुना, तो फिर सरकार ने कहा कि आरएस भाट एक ठीक है जो काम गुड़गांव में करते हैं। तो फिर इनको एक नोडल अधिकारी लगाया तीनों एजेंसियों के ऊपर कि भाई गुड़गांव में जो भी एनक्रोचमेंट है उनको आरएस भाट जी हटाएंगे। लेकिन तो अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक नहीं रह गया है, क्योंकि आपने केंद्र सरकार का कानून देखा, बोर्ड की जमीन है, उसको लेकर एक बड़ा संदेश जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा जी मीडिया के मन से आप क्या देना चाहेंगे? यहाँ भी कुछ ऐसी जमीन क्या कुछ चिन्हित की है कि वह बोर्ड की जो होगी और नए कानून के मुताबिक क्या वो खाली कराई जाएगी? देखो, जो भी सरकार का आदेश आएगा, जैसा कानून बना है, अभी तो कानून बना है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में कर देंगे, लेकिन कानून बनेगा, उसका नोटिफिकेशन होगा, नीचे आएगा, तो उस हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। इमर्जिंग हरियाणा गुरुग्राम की तरफ लौटते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका रोड मैप क्या है, किस तरह की गुरुग्राम को लेकर? बादशाहपुर आपकी विधानसभा रही है, और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अब गुरुग्राम से सोना का जो एलिवेटेड रोड है वो मंत्री जी के पुराने पिछले कार्यकाल में जो है वो पूरा हुआ था, वो तो आपने ऐसा कर दिया कि 20 से 25 मिनट में सोना से गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। जब मैं 2014 में एमएलए बना बादशाहपुर से और फिर मंत्री बना और कुदरती पीडब्ल्यूडी का महकमा मुझे मिला, तो ये बड़ा, हम गुड़गांव राजीव चौक से चलते थे तो सोना पहुंचने में 1-1 घंटा लगता था। सुभाष चौक पे, फिर यहाँ अपने साउथ सिटी 2 के ऊपर बादशाहपुर में और आगे तक बहुत जाम लगता था। तो मैंने कहा इसका कोई ना कोई ऐसा इंतजाम हो कि आने वाले टाइम में इसका समाधान हो। तो फिर मैंने बात करके एनएचएआई से और माननीय नितिन गडकरी से एलिवेटेड हाईवे बनाया, और उस टाइम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। इससे पहले हमारे हरियाणा में सिर्फ एक फ्लाईओवर बड़ा था, वो पानीपत का था, ये उसके बराबर ही था। 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर वो था एलिवेटेड, 5 किलोमीटर का ये बना। और आज लोग सुगमता से राजीव चौक से यदि सोना जाना चाहो तो 17-18 मिनट में पहुंच जाते हैं, पहले 1-1 घंटा लगता था। तो लोगों को बड़ी सुगमता हुई। लेकिन इसमें एक दिक्कत होगी कि हम यहाँ बादशाहपुर के आसपास वाटिका चौक पे इसका उतार चढ़ाव नहीं कर पाए। उस टाइम जब वो बनी डीपीआर, मैं उसको देख नहीं पाया था। तो अब हमने दोबारा प्रावधान किया, जीएमडी से इसका रोड को मंजूर किया है। जो NH 48 से, जहाँ बोलते हैं सीपीआर का एंड है, वहाँ से लेकर वाटिका चौक तक एक नया एलिवेटेड बना रहे हैं, उसकी डीपीआर हो रही है और तकरीबन 2-2.5 साल में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और वाटिका चौक से एलिवेटेड NH 48 तक जाएगा, लोगों को सुगमता होगी। आगे घाटा चौक तक 4 फ्लाईओवर बना रहे हैं।
तो लोग यदि एयरपोर्ट से चलेंगे टर्मिनल 3 से, तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम आधे घंटे में नॉन स्टॉप घाटा चौक तक पहुंच जाएंगे। जिनको फरीदाबाद जाना आसानी से निकल जाएंगे। वो तो आसानी की बात होगी, लेकिन बीच में एक समस्या भी आ गई मंत्री जी। आप काम कर रहे थे, काम का आपने जिक्र किया 2014 की। 19 जब आया, 19 में जब चुनाव आए तो मंत्री जी की टिकट ही कट गई। आपके काम ठीक थे, आप बीजेपी में रंग बस चुके थे और बीजेपी के हो चुके थे। 19 वाला झटका क्या कभी आपको आज भी परेशान करता है? हालांकि उससे उभर के 24 में आपने कमबैक किया, और इसे मैं कमबैक इसलिए कह रहा हूं कि आप जीते भी, टिकट भी लेके आए, और टिकट भी ऐसे नहीं लेके आए, साफ कह दिया आपने खुल्लम खुल्ला पहले, भाई मैं टिकट भी लाऊंगा और जीतूंगा भी। और शायद मेरे ख्याल से 1-2 बयान में ये भी कह दी थी, टिकट मिले ना मिले जीतूंगा तो मैं ही। देखो, ये ठीक है कि 2019 में कई बार राजनीतिक कारण हो जाते हैं, और उस राजनीतिक कारण में मैं भी चपेट में आ गया और मेरी टिकट कट गई। लेकिन जिस हिसाब से थी किसकी? टिकट मेरी थी, मैं सिटिंग एमएलए था, मंत्री था, लेकिन टिकट कट गई। ये पार्टी का फैसला होता है, अब उसमें अफसोस तो होता है जब टिकट कटती है, तो मुझे भी हुआ। और फिर 2024 का चुनाव आया तो मैंने 2023 16 दिसंबर को पहला प्रोग्राम जनता के बीच में किया, और एक ऐसा गांव चुना जो 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग उसमें रहते। मेरे हल्के में एक धनकोट गांव है, तकरीबन 5000 के आसपास वोट है। तो जब मैं उस गांव में पहली बार गया तो लोगों का जो हुजूम मैंने देखा, तो मैंने उस दिन ही मन बना लिया कि लोगों का मन है कि भाई नरवीर सिंह को अब के फिर से एमएलए यहाँ से बनाना है। तो मैं निश्चिंत हो गया कि लोग चाहे कोई पार्टी टिकट देगी या ना देगी, मैं एमएलए बनूंगा। इसलिए मुझे विश्वास था कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। सभी पार्टियां आजकल सर्वे करवाती हैं, पहले तो सिर्फ भाजपा करवाया करती, अब सभी राजनीतिक दल करवाते। तो मुझे उम्मीद थी कि पार्टी सर्वे कराएगी तो मेरे अलावा कोई कैंडिडेट जीतता है भाजपापुर में नहीं दिखेगा, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं एमएलए बना, पार्टी ने सरकार में मंत्री बनाया। मैं आपके महकमों पर आऊंगा, लेकिन जो नरवीर साहब के जो तेवर हैं मंत्री जी के, वो बिल्कुल सख्त रहते हैं। किसी गांव में आप जाते हैं और साहब कहते हैं कि भाई वोट दी तुमने ना दी, मैं तो फिर भी जीत के आ गया, ये भी कह देते हैं। मानेसर को लेकर भी आपने जो मेयर बनी है उनको लेकर भी पेच फंसा दिया कि भाई मुझे नहीं लगता और पार्टी किसी भी सूरत पे देगी। जो एक तलखी है, जो कहें कि बेबाकी है, वो राम नरवीर साहब की अब भी जारी है। देखो, मैं सही बात कहूं तो मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं तो एक्सीडेंटल राजनीतिक आदमी हूं। राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं, इसलिए बहुत छोटी उम्र में जब मैंने कुछ नहीं किया था तो अपने बाप दादाओं के नाम पर मुझे लोगों ने 26 साल की उम्र में एमएलए बनाया, और मैं उस सरकार में फिर मंत्री बना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 4 बार एमएलए बना और 4 बार मंत्री बना हूं। तो 26 साल में मैंने कुछ काम तो किया नहीं था, बुजुर्गों का नाम था। हाँ, मैं मानता हूं मेरा कोई काम नहीं था, बुजुर्गों के नाम पर लोगों ने मुझे वोट दिया। उसके बाद ठीक है, मेरा कार्य ठीक रहा तो लोगों ने मुझे 4 बार एमएलए बनाया। और जहाँ तक स्पष्टता की बात है, तो मैं राजनीति में जो मेरे को लोग जानते हैं, मैं झूठ सच बोलने का आदमी नहीं हूँ। काम होते हैं तो हाँ भर लेता हूँ, ना होते तो मना कर देते हैं। जहाँ तक मेयर की आपने बात की, हमारे यहाँ से पार्टी ने सुंदरलाल जी को टिकट दिया था, हमने उसकी भरपूर मदद की, लेकिन नहीं जीत पाए चुनाव। वो 2200-2300 से वोट से चुनाव हार गए। बड़ा चुनाव था, 1.5-2 लाख वोट थी, कोई बात नहीं, हार गया। तो जिस वजह से उसको टिकट दी और जिस कैंडिडेट को टिकट जो जीता, उसका जो आचार विचार है और क्रिमिनल आदमी है, मैं चुनाव में भी कहा करता, आज भी कहता हूँ, उसका रिकॉर्ड देखो आप। बहुत से केस दर्ज है, बहुत से केसों का फैसला हो चुका, उनके हक में भी हुआ है, कुछ पेंडिंग केस है। तो मैंने कहा ऐसी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने चाहिए। ये नरवीर सिंह की व्यक्तिगत राय है, जहां तक पार्टी का संबंध वो पार्टी फैसला करेगी। जब मेरे से पूछा जाएगा तो मैं इस हक में नहीं हूं कि उसको पार्टी में शामिल करा जाए। हमारे बहुत है मेयर, और हमें कोई जरूरत नहीं कि भाई वो मेयर आएगा तो काम होगा, बिना मेयर के भी काम चल जाता। मेयर खिलाफ रहे, सरकार हमारी है, हम जो चाहेंगे वो काम हो जाएगा। तो जब नरवीर सिंह से यदि पूछा जाएगा तो मैं पार्टी में अपनी तरफ से मना करूंगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी में ना लीजिए। ये मैंने पहले कहा, यही आज कह रहा हूँ। सरकार कैसी चल रही है? आपने मनोहर लाल साहब की सरकार में भी बतौर कैबिनेट मंत्री काम किया, और अब नायब सिंह सैनी साहब की कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण विभाग आप संभाल रहे हैं। उद्योग की बात कर लीजिए, वाणिज्य की बात कर लीजिए, वन पर्यावरण की बात कर लीजिए, और भी महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं। तो दोनों का डिफरेंस कैसे देखते हैं, और सरकार का रोड मैप हमारे जी मीडिया के माध्यम से, जी दिल्ली NCR हरियाणा के माध्यम से आप पूरे प्रदेश को बता सकते हैं?
देखो, जहां तक मनोहर लाल जी की बात है, पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में पूर्ण बहुमत की बनी और मनोहर लाल जी ने अपने समय में बहुत काम किए। मैं यूं कहूँ सब कुछ ऑनलाइन किया। एक सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर की आती थी, CND ग्रुप की, हर आदमी सेक्रेटेरिएट में घूमता था अप्रैल के महीने में, वो मनोहर लाल जी ने बिल्कुल बंद कर दिया। अब सेक्रेटेरिएट में बिल्कुल खाली होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर है। ये सबसे बड़ी जो हमें जो जहमत थी एक कि भाई लोग परेशान होते थे, हर आदमी घूमता था, उससे छुटकारा मिल गया। जो भी किसी ग्रुप में 500 से ज़्यादा आदमी हैं उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। तो एक मैं मानता हूं कि राजनीतिक आदमी में बहुत दबाव होता था, अब सिफारिश नहीं मानते, ना कोई कहता है ना होते, तो एक बर्डन खत्म हो गया। और जहां तक नायब सैनी जी की बात है, देखो ये नायब सैनी जी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री है, 66 में बना हरियाणा। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय पर अच्छे काम किए और काम करने की हर मुख्यमंत्री कोशिश करता है। इस व्यक्ति में एक खासियत है कि ये थकता नहीं है, और आप रात को 11 बजे भी मिलोगे ना तो ये हंसमुख रहेगा। तो ये बहुत कम आदमियों में खासियत मिलती है। हम भी 1500 आदमियों से मिल लेते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में बर्डन सी हो जाती है, लेकिन नायब सैनी के चेहरे पर आप कभी भी झुंझलाहट या वैसा नहीं देखेगा। आप उसका हर समय आप मुस्कुराहट देखेंगे, काम करने की कोशिश करता है। अभी थोड़ा समय बीता है, लोग उनको जानेंगे, लोग देखेंगे तो, और उसके काम करने का मुझे मानना है कि उनके नेतृत्व में हरियाणा तरक्की करेगा। लेकिन 2-3 वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। आप लोगों ने कच्चे कर्मचारियों के नाम पे पक्का करने की वोट ले दी, HKRN का इशू है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का इशू है और मंडियों में उठान का विषय। ये 3 समस्या मैं आपको एक निष्पक्ष मीडिया होने के नाते जरूर रखना चाहूंगा, जो आपकी सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है और आम जनता की तरफ से भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उठान बहुत हुआ। अभी हमारे गुड़गांव में टेंडर हो रहा, गुड़गांव बहुत साफ नहीं हो पाया, लेकिन अभी CND वेस्ट का टेंडर इसी हफ्ते में शायद फ्लोट कर दिया है, और एक टेंडर और हो रहा है जिसको हम क्रैशिंग मशीन लगाएंगे तो हो जाएगा। तो 2-1 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। और बहुत कूड़ा करकट हमने उठाया। वादों पे मैं आऊंगा सर आपके। और जहां तक वादे हैं, देखो जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किया था, तकरीबन 18-19 वादे तो हमने पूरे कर दिए। अभी सरकार को बने 6 महीना 2 दिन पहले हुए हैं। कच्चे कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी जो HKRN में भर्ती हुई, वो हमने जो सैंक्शन पोस्ट थी उनके खिलाफ किए। तो जहां जहां सैंक्शन पोस्ट मंजूर हो जाती है, जहां कर्मचारी आ जाते हैं, वहां जो सीनियर लेवल पर होता है उसको हटाते हैं, और जो मंजूर होकर आता है, जो SS बोर्ड से या HPSC से आते हैं, उनको वहां लगाते हैं। लेकिन सरकार ने ये गारंटी दी है कि जो HKRN में लगे हम उनको गारंटी देते हैं, वो गारंटी भी हम पूरी करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कर्मचारी को हटा के उसको घर बैठा देंगे, लेकिन जहां पक्का कर्मचारी आ गया वहां उस पक्के कर्मचारी का पहला दायित्व बनता है, तो उसको वहां लगा रहे हैं। लेकिन इनको भी घर नहीं बैठाएंगे, कहीं ना कहीं इनको भी एडजस्ट करेंगे। ग्लोबल सिटी का अपडेट जरूर आप दीजिए, उसका इंतजार है, क्योंकि पिछली सरकार मैं पूरा हरियाणा ही कवर करता हूं, उस दौरान भी उस पर बहुत चर्चा बातचीत हुई थी। एक जंगल सफारी बनाने का आप लोगों का प्लान था, उसको लेकर विदेशी दौरे भी हुए और उसमें भी तैयारी की गई कि टाइगर आएंगे और तेंदुए आएंगे और तमाम तरह के वन जीव आएंगे। और इसके अलावा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, गुरुग्राम को लेकर, बादशाहपुर को लेकर, इस पूरे मिलेनियम सिटी को लेकर आप लोगों की सरकार का क्या प्लान है? ये 3 सवाल हैं, ग्लोबल सिटी, सफारी और आगे का क्या मास्टर प्लान है? जहां तक ग्लोबल सिटी का सवाल है, इस पे बहुत सालों से काम चल रहा था, लेकिन अब इसका हमने काम भी दे दिया। इसको 2 फेजों में बांटा है। तकरीबन 1003 एकड़ जमीन है और 957 या 987 करोड़ का हमने टेंडर छोड़ दिया। काम चल रहा है, उसमें 20% काम हो चुका। उसमें टनल बन रही है जिसमें सारी सर्विसेज जाएंगी, उसमें रोड बन रहे हैं, और एक ऐसा शहर बसाने की मैं कोशिश करूंगा कि गुड़गांव में, उस शहर में आदमी रहने वाले को बाहर कोई निकलने की आवश्यकता ना हो, सारी फैसिलिटी उसके अंदर मिले। एजुकेशन हब उसमें बने, उसमें बाजार बने, उसमें रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बने, उसमें IT बने। एक ऐसा शहर कि बाहर भीड़ ना हो, उसको सारी सुविधाएं उस कैंपस के अंदर मिले। और एक मैं कह सकता हूं कि मिनी सिंगापुर बसाने की मैं कोशिश करूंगा ग्लोबल सिटी में, और एक बहुत अच्छा शहर आपको देखने को मिलेगा। लोग उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा शहर आपने, एक मिनी शहर गुड़गांव में बसाया है। जहां तक जंगल सफारी की बात है, हमने कई जगह दौरे किए और सौभाग्य से मुझे अभी वनतारा जाने का अवसर मिला। मैं गया, उसके बाद मोदी जी उसका उद्घाटन करके आए अभी 20-25 दिन पहले। मेरा नजरिया बदल गया उसका देखने के बाद। उसमें 1.5 लाख पशु पक्षी हैं
उस वनतारा में, और उसको देखने में आप यदि देखने जाओगे, वैसे वहाँ जाने नहीं देते हैं क्योंकि वो पब्लिकली नहीं है, शायद खोल देंगे कभी, वो उनका मर्जी के ऊपर है। इतनी फैसिलिटी है साहब वहाँ, 1.5 लाख पशु पक्षियों की मैं देख आया। वहाँ ऐसे हॉस्पिटल हैं जानवरों के जो हमारे इंसानों के लिए यहाँ गुड़गांव में नहीं है। हमारा गुड़गांव में मानता हूँ हिंदुस्तान का एजुकेशन और मेडिकल का हब बन गया, लेकिन जो फैसिलिटी उन्होंने जानवरों को दी है, पक्षियों को दी, वो ऐसी कहीं देश में दुनिया में नहीं है। मतलब हाथियों के खाने का इतना अच्छा सामान, एक हाथी एक दिन में तकरीबन 350 किलो सब्जी फ्रूट या और कुछ वो खाता है। जो उनको फ्रूट दिए जाते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर में भी नहीं आते होंगे। मैं उनके लड्डू खा के आया हूँ, जो हाथी को लड्डू खिलाते हैं देसी घी का, ईमानदारी से कहता हूँ बहुत अच्छे। और जो उनकी सेवा वो करते हैं सेवा भावना से, जो वहाँ कर्मचारी हैं वो केवल तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, उनकी जानवरों के प्रति जो कर्तव्य है, जो निष्ठा है, जो उनका दायित्व बनता है, वो निभाने की कोशिश करते हैं। जकूजी से नहाते हैं, मतलब उनका कमाल है। मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों। ऐसी बन रही है अपनी भी नहीं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि मैं सरकार के तौर पर इसको बनाऊं तो मेरा तो बजट हरियाणा का इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का 714 करोड़ रुपए है। इसमें तनख्वाह भी है, इसमें फॉरेस्ट भी है, इन्वायरमेंट भी है, इसमें वाइल्ड लाइफ भी है। ये तो कई हजार करोड़ तो बनने में लग जाएंगे मेरी। और इस सफारी से कोई कमाई की कोई सोचे, वो हो नहीं सकता साहब कि ये कमाई का एक साधन। ये तो लोगों के एक देखने की जगह, एक पशु पक्षी अच्छे रह जाएं, और एक हमारे गुड़गांव में इतनी जमीन ऊपर पड़ी है फॉरेस्ट की, तो उसमें लोग आए। और आज गुड़गांव के अंदर इतनी बड़ी मिलेनियम सिटी हो गई, यहाँ कोई आम आदमी, यदि हमारा कोई रिश्तेदार आए, मिलने वाला है, बाहर से घूमने वाला है, तो गुड़गांव में कहाँ जाए। एक KOD था, किंगडम ऑफ ड्रीम, वो भी बंद हो गया। तो आप कोई आदमी आए नु कि मुझे गुड़गांव कहीं घुमा के लाओ, तो हम कहाँ घुमा के लाएं। तो मैंने पिछली योजना में जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, तो तब सोचा था कि यहाँ एक सफारी बननी चाहिए। फिर मैं 19 से 24 रहा नहीं, फिर अब शुरुआत की। कुदरती मुझे फॉरेस्ट का महकमा मिला, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक यहाँ अच्छी, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, एयरपोर्ट से 30 मिनट की कनेक्टिविटी पे आप उसमें। आप इशारा क्या कर रहे हैं? 714 करोड़ का है, इसे पब्लिक मैं ये कहना, पार्टनरशिप का। हाँ, मैं पब्लिक पार्टनरशिप की भी कह रहा हूँ कि पब्लिक पार्टनरशिप आ जाए, BOT टीम आ जाए कि उसको बना के दे चला ले फिर बाद में। लेकिन सही बात यह है कि यदि पशु पक्षी ये बेजुबान होते हैं साहब, यदि इनकी देखरेख सरकारी तौर पे अच्छी नहीं की गई, तो आने वाले लोग और आने वाले ये लोग भी देखेंगे कि यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, और जो बेजुबान पशु पक्षी हैं वो भी मुझे बद्दुआ देंगे कि ये आदमी क्या करके गया है। इसलिए मैं ये आरोप उनकी बद्दुआएं लेने का इच्छुक नहीं हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई ये टेंडर करेंगे, कोई और आदमी आ जाए, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा। सरकारी तौर पे मेरा मन नहीं है इसको बनाने का कि ये ठीक मैं व्यवस्था नहीं ये कर सकता। साफ गोई आपको ना राव नरवीर साहब के साथ ही मिलेगी। उन्होंने साफ कह दिया है, कोई वादा ऐसा नहीं करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल का जरूर मुझे जवाब दीजिए। बतौर उद्योग मंत्री बहुत उम्मीदें प्रदेश की जनता को और खास तौर से युवाओं को आपसे होगी, क्योंकि उद्योगों की बात जितनी की जाती है, जितने कहें कि एक मैसेज दिया जाता है उद्योगों को लेकर राव नरवीर साहब का, हरियाणा सरकार का, और बतौर मंत्री क्या आप लोगों का प्लान है कि कितने रोजगार के साधन प्रैक्टिकली उपलब्ध हो सकते हैं जिससे पलायन ना करने पड़े? डंकी रूट की कहानियां आपने देखी होंगी, रोंगटे खड़े कर देती हैं। हरियाणा का युवा भी बाहर जा रहा है, तो ये सवाल हरियाणा का युवा उद्योग मंत्री साहब से पूछना चाहता है, हमारे रोजगार के इंतजार कब तक हो जाएंगे मंत्री जी? देखो, मैं एक जमाना था जब हिंदुस्तान को हम एग्रीकल्चर का देश मांगते हैं कि ये किसानों का देश है, खेती प्रधान देश है। लेकिन जमाना आहिस्ता आहिस्ता बदला। मुल्क वो तरक्की करेगा जहाँ इंडस्ट्री पनपेंगी। हम खेती से सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, विश्व शक्ति या विकसित भारत नहीं बना सकते। यदि विकसित भारत बनाना है तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। आज आप दुनिया में देखिए, विश्व शक्ति हम किसको मानते हैं? USA को। USA में कोई चीज वो पैदा नहीं करते, दिमाग भी हमारा है। सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के 60% डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट हमारे हैं। सिर्फ उनके पास पैसा है। और पैसा कहाँ से आता है?
वेपन बनाते हैं, वेपन बेचते हैं और दुनिया को लड़ाते हैं, दुनिया पे राज करते हैं, हुकूमत करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ औद्योगिक क्रांति आएगी, उद्योग पनपेंगे, उद्योग ज़्यादा स्थापित होंगे, दिमाग और इंजीनियर की हमारे पास कमी नहीं। हम 10 IMT हरियाणा में नई बना रहे हैं, 8 जगह हमने चिन्हित कर ली है, 2 अभी महीने में चिन्हित कर लेंगे। नई औद्योगिक नीति मैक्सिमम मई में हम ले आएंगे, उम्मीद है मई तक। और प्राइवेट आदमी भी अपनी जमीन खरीदे, उनका इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना देंगे, वो सारी सुविधाएं देंगे जो इंडस्ट्रीज चाहता है। और स्टार्टअप की भी योजना है कि लोग आए, नए नए आदमी, उनको भी बढ़ावा देंगे। अब के बजट में हमने 128% अपना बजट बढ़ाया है। पिछली बार शायद मेरी ख्याल से 800 कुछ करोड़ रुपए था, अब के 1848 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री का बजट है, जो 128% ज़्यादा है। तो सरकार की मंशा है कि आम आदमी उद्योग से जुड़े, लोग पलायन ना करें। क्योंकि डंकी रूट जो बताया, ये भी फॉरेन कोऑपरेशन मेरे पास ही महकमा है। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे लोग डंकी रूट से बाहर गए और उनको बेइज्जत होके आना पड़ा। वो देखो दूसरे देश का कानून था, उसने कैसे भेजो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गलत तरीके से गए, वो उस हिसाब से नहीं गए जिस हिसाब जाना चाहिए था। मेरी अपनी और हरियाणा सरकार की ये सोच है कि उन लोगों को यहीं काम मिले और आपको 1 साल में बदलाव नजर दिखेगा कि हरियाणा में उद्योग पनप रहे हैं, लोगों को यहीं रोजगार देने की कोशिश करेंगे। मैं रोजगार ही नहीं देने की कोशिश करूंगा, मैं लोगों को ये कहूंगा कि लोग अपना काम करें और लोगों को इतनी सहूलियत देंगे जिसकी काबिलियत है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, वो अपना काम चलाए, अपनी फैक्ट्री लगाए, उसको हम सब्सिडी भी बहुत दे रहे हैं। और साल भर में आपको बदलाव नजर आएगा, साल भर में बदलाव आएगा। ये पॉइंट सर बिल्कुल आपने विस्तार से समझा दिया। एक चीज का और जवाब देते जाइए, कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है कि इन्वेस्टमेंट भारत से ही पैदा होगी, आस पड़ोस के राज्यों से होगी, या विदेश से भी आप लोगों का प्लान है? क्योंकि रोजगार के मेले भी लगते हैं और इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को भी बुलाया जाता है, कुछ ना कुछ तो आपके पिटारे में होगा बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। देखो, हम एक तो हम बाहर अभी जाएंगे, मैं और मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है जापान में जाने का, अभी 1-2 देश में और जाएंगे। और हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में जाने का इरादा है कि हरियाणा में इंडस्ट्री पनपे। दिल्ली के नज़दीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का बहुत अच्छा हो गया। इंडस्ट्री के लिए 2-3 चीज जरूरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल कैपिटल से नज़दीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो। सिर्फ एक दिक्कत हरियाणा में हमें ज़्यादा आती है, जो इंडस्ट्रियलिस्टों से बात होती है, जो वो कहते हैं कि जी हरियाणा में ज़मीन महंगी है। साहब, उसको मैं कम नहीं कर सकता, और कोई भी जमींदार से मैं क्यों कहूं कि भाई आप सस्ती जमीन दो, लेकिन मैं एक नई पॉलिसी ला रहा हूं। अब तक एक्वायरमेंट की पॉलिसी थी कि लोग एक्वायर करें। माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी एक स्कीम चलाई थी कि भाई इसमें आ जाओ। कौन सी स्कीम थी? मेरे को क्लस्टर बना दिया। हाँ, तो उसमें पोर्टल पे डाल दो कि हाँ, पोर्टल पे डाल दो, उसमें भी लोग ज्यादा नहीं आए। अब मैं एक, जैसे हमारे यहाँ बिल्डर करता है कि कोलैबोरेशन में आ जाओ, तो मैं नई एक पॉलिसी ला रहा हूं, उसमें जो जमींदार है वो 1200 गज जमीन ले ले, 25% जमीन बनती है, डेवलपमेंट करके हम उसको देंगे। लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि भाई ये जो सरकार जमीन लेगी, डेवलप कई साल में करेगी। जब हम डेवलप शुरू करेंगे, जब उनसे कब्जा लेंगे, उससे पहले वो अपनी जमीन में खेती करे। और 1200 गज जमीन यदि वो रेजिडेंशियल चाहता है तो 200 गज रेजिडेंशियल, 1000 गज इंडस्ट्री की, और 1200 की 1200 इंडस्ट्री चाहता है तो 1200 की 1200 गज उसको देंगे। मुझे उम्मीद है इस लैंड पूलिंग में, क्योंकि अभी अमरावती में नायडू जी ने अपनी राजधानी बनाई, सब लोग आए। पंजाब में ये पॉलिसी बहुत कामयाबी, हरियाणा में पॉलिसी थी नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है मई के महीने में हो सकता है 15 मई तक। ये राव नरवीर साहब हैं, पॉलिसी मैटर हो, साफगोई की हो, तो एक निजी सवाल का और जवाब देते जाइए। राव नरवीर साहब का ये जो साफगोई है, जो बिंदास अंदाज है, ये पूरे 5 साल तक जारी रहेगा? इसमें तो कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं आप? नहीं, मैं जो आज कह रहा हूँ आगे भी यही कहता रहूंगा। और साफ गोई के लिए नरवीर सिंह हमेशा से जन्म इस बात का लिया है कि मैं साफ गोई रहूंगा। और मैं इस अब का चुनाव लड़ा ना मैंने, तो मैं जनता में कहा करता कि भाई नरवीर सिंह तो एक्स मिनिस्टर 1991 में हो गया। अब मैं आपके यहाँ आऊंगा, कभी मिनिस्टर नहीं होगा, जब भी आप लिखोगे राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर,
कोई नहीं लिखेगा कि 4 बार का 3 बार का। तो मैंने आपके चुनाव लड़ा, कहा कि मैं एक्स मिनिस्टर, तो मैं हो लिया 91 में। मैं अब के इस धरती माता का कर्ज उतारने के लिए चुनाव लड़ा कि मैं गुड़गांव की धरती माता ने मुझे जन्म दिया है, तो मेरा भी ये दायित्व तो बनता है कि इस गुड़गांव को, और अब एमएलए बनने के लिए कहा, अब मैं सरकार में मंत्री हूं तो हरियाणा का भी दायित्व तो है मेरे ऊपर। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हरियाणा के लोग याद करें कि एक औद्योगिक मंत्री आया था, उसके समय में इतने काम हुए। अभी मैंने एक ऑर्डर किया है जी कि हरियाणा में जितनी इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं, चाहे वो HSIDC ने डेवलप की हो, चाहे वो HSVP ने डेवलप की हो, चाहे IDC, पहले जो हरियाणा बना जब IDC थी, इन सबको HSIDC ने ले लिया। सबकी सड़कें आपको 3 महीने में काम नजर आता होगा। आज आप कहीं जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी है इंडस्ट्रियल टाउनशिप की। 3 महीने में टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। सबके नाले सफाई करवाना, सबके सीवर ठीक कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 1 साल में आपको परिवर्तन नजर आएगा। ये आज एक दिन में कह दूं नहीं हो पाएगा सब, लेकिन 2025 में आपको बदलाव नजर आएगा। मैं चाहूं तो इस इंटरव्यू में मेरे पास इतने सवाल हैं और आपके पास इतने जवाब हैं कि 1 घंटे तक मैं इसे कंटिन्यू रख सकता हूं, लेकिन आपकी टीम से मुझे लगातार इशारा आ रहा है, आपके कई कार्यक्रम है, व्यस्तता है और कुछ निजी कार्यक्रम नहीं। आज मेरे ग्रैंड सन का वो है कुआ पूजन और मैंने निमंत्रण दे दिया, आपका भी स्वीकार कर लिया, तो मैं तो परिवार से कहकर मैं अभी आया। सही बात तो ये है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिंदास आपकी ऐसी ही छवि बनी रहे। और जो सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉल इनके ऊपर से बाउंस, सवाल मैंने पूछे, विपक्ष के भी सवाल थे, जनता के भी थे, आपने बड़ी बखूबी से उन सबका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका। दीपिका, ओवर टू यू।